गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिविक्स का एक नया चैप्टर लेकर के आपके सामने आया हूं, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, यानी कि आपकी हेल्थ के अंदर गवर्नमेंट का क्या रोल है। देखिए, पिछले चैप्टर में हमने चर्चा की थी कि आपको भारत के संविधान ने जीवन की स्वतंत्रता भी दी है और इसी स्वतंत्रता के साथ हम अपना ये चैप्टर शुरू करेंगे। तो हम यहां लिखते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन की स्वतंत्रता देता है। अब देखिए, जीवन की स्वतंत्रता का मतलब क्या है। जीवन की स्वतंत्रता का मतलब है व्यक्ति को अपने जीवन को बनाए रखने का अधिकार है, यानी कि जीवित रहने का अधिकार है। आदमी जीवित कब रहेगा? जब उसका स्वास्थ्य सही होगा, यानी कि उसके स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। इसमें सरकार क्या करेगी? जब संविधान ने आपको अधिकार दिया है, इसका अर्थ यह है कि सरकार का पूरा दायित्व है कि आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखे। इसलिए एनसीईआरटी ने यह चैप्टर डाला है कि स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका होती है। अनुच्छेद 21 इसका आधार है और समय समय पर उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने बहुत सारे डिसीजन ऐसे दिए जिसमें उन्होंने सरकारों को कहा है कि व्यक्तियों को स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाइए, क्योंकि ये उसका मूलभूत अधिकार है। इसी का अर्थ हम इस चैप्टर के दौरान जानेंगे। देखिए, ये चैप्टर सीधा आपकी जिंदगी से संबंधित है, आपके जीवन से रिलेटेड है, इसलिए इसको आराम से पढ़ें। जो मैं यहाँ लिखता हूं उसको नोट करते रहे और जब ये पूरे वीडियो लेक्चर हो जाएंगे तब आप देखेंगे कि आपके पास एक अच्छा जो है वो नोट्स मेंटेन हो गए हैं और उसके बाद में जितने भी इसके क्वेश्चन हैं उसके आंसर आप आराम से दे पाएंगे। साथ ही ये समझ भी पाएंगे कि सरकार स्वास्थ्य के लिए क्या क्या कर सकती है, उसको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्वास्थ्य का क्या अर्थ है। देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य का अर्थ बहुत वाइड है, एक वाइड कंसेप्ट, एक बहुत बड़ी अवधारणा है, लेकिन हम इसको समेटने की कोशिश करते हैं कि स्वास्थ्य का अर्थ क्या है। तो यहीं से हम शुरू करते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ, अब स्वास्थ्य बना है स्वस्थ रहने से, इसलिए जब व्यक्ति का जीवन बीमारियों से मुक्त रहे, सबसे पहले यह शर्त है स्वास्थ्य के अर्थ में कि व्यक्ति का जीवन, देखिए आराम से समझाऊंगा मैं, व्यक्ति का जीवन सबसे पहला तो है बीमारियों से मुक्त रहे, यानी उसको कोई बीमारी नहीं हो, फिर वो कभी चोटग्रस्त ना हो। आपको पता है कभी काम करते वक्त या जाने अनजाने में चोट लग जाती है तो भी हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है, हम स्वस्थ नहीं कहलाते। तो चोटग्रस्त ना हो, आपके कोई तनाव यानी कि टेंशन यानी कि अवसाद नहीं होना चाहिए, तो अवसाद अथवा तनाव से उसका जीवन दूर रहे। यहां पर लिख सकते हैं हम, अवसाद या तनाव से उसका जीवन दूर रहे। अगर ये सब है आपके, दूर रहे, अगर ये सब दशाएं हैं तो इसको हम कहेंगे स्वास्थ्य, यानी कि उत्तम स्वास्थ्य, जिससे उसका स्वास्थ्य उत्तम रहे। यही कह सकते हैं हम, यही स्वास्थ्य यानी कि स्वस्थ शरीर यानी कि उत्तम स्वास्थ्य, यही स्वास्थ्य है। आप कभी बीमार नहीं हो, आपका जीवन कोई तनाव मुक्त रहे, आपका जीवन में कोई टेंशन नहीं हो आपको, ये सारी चीजें अगर आपके जीवन में है तो हम कह सकते हैं कि आपका जीवन स्वस्थ है। स्वस्थ रहने के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या क्या दशाएं होनी चाहिए, अर्थात आपके पास क्या चीज होगी जब आपका जीवन अच्छा रहेगा। उत्तम स्वास्थ्य की दशाएं, यहां पर आप लिख सकते हैं उत्तम स्वास्थ्य की दशाएं। उत्तम स्वास्थ्य की दशाएं, क्या क्या दशाएं होगी? सबसे पहले तो आपको स्वच्छ पेयजल, पीने का जो पानी है, स्वच्छ पेयजल की प्राप्ति होगी तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। देखिए, आपके जीवन से जुड़े हुए, मैंने पहले ही बताया, स्वच्छ पेयजल मिले आपको, उसके बाद में ताजा हवा मिले जिससे आपको ऑक्सीजन भरपूर मिलती रहे, आपके शरीर के अंदर जो रक्त संचार है उसमें कहीं रुकावट नहीं हो। ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, प्राणदायी वायु। तो ताजा हवा मिले आपको, अच्छा पानी मिले, स्वच्छ पानी मिलने से जीवन की आधी समस्या ऐसे ही खत्म हो जाती है। फिर भोजन कैसा होना चाहिए कि संतुलित भोजन हो, संतुलित भोजन की प्राप्ति, जिसको आप बैलेंस डाइट कहते हैं।
संतुलित भोजन करें या संतुलित भोजन की प्राप्ति हो। हम पढ़ रहे हैं उत्तम स्वास्थ्य कैसे रहें, संतुलित भोजन मिले आपको और तनाव मुक्त जीवन हो, कोई टेंशन नहीं रहे। छोटे मोटे तनाव आते रहते हैं लेकिन कोई बड़ा टेंशन नहीं हो जिससे आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी घर कर जाए। ये चीजें अगर आपके पास है तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। शुरुआत हमने की थी आर्टिकल 21 से, जीवन की स्वतंत्रता, जिससे स्वास्थ्य अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ। स्वास्थ्य क्या है कि व्यक्ति का जीवन बीमारियों से मुक्त रहे, चोटग्रस्त नहीं हो वो, उसके जीवन में कोई टेंशन यानी तनाव मतलब अवसाद नहीं रहे, स्वास्थ्य उसका उत्तम रहे। उसके लिए क्या क्या दशाएं जरूरी हैं, अच्छा पानी मिले, हवा मिले, अच्छा खाना मिले, संतुलित भोजन। अच्छे खाने का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप होटल्स में जाके खाएं या बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बना के खाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिंपली जिससे आपकी शरीर की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, उसमें विटामिन हो, उसमें प्रोटीन हो, ये सारी चीजें, जैसे ताजे फल ले सकते हैं आप, हरी सब्जियां हैं, दूध है, अंडे हैं, इस प्रकार की जो सादा भोजन आप कह सकते हैं जिसको, वो अगर आपको प्राप्त हो जाए उसको हम संतुलित भोजन कहेंगे। संतुलित भोजन में आपने क्लास 6 में पढ़ाई होगा, बैलेंस डाइट होता है वो, जिसके अंदर भोजन के सभी अवयव, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सारे विद्यमान हो। हालांकि हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। अब देखिए मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूंगा, ये अगर आपने समझ लिया है तो आगे चलते हैं। सिलेबस ये डिमांड कर रहा है कि आगे का जो टॉपिक है उसमें भारत में स्वास्थ्य दशाओं की स्थिति का एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। अगला टॉपिक मेरा यही है, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। अब इसके अंदर 2 कॉलम है जिसको आपको समझना होगा। पहला कॉलम यह है कि सकारात्मक बातें हैं, सकारात्मक पहल कह सकते हैं, जो कि हमारे पास चीजें हैं जिसको हम देख करके कह सकते हैं हमारे पास ये सकारात्मक बातें, पॉजिटिव जो हैं वो हमारे पक्ष में जाती है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हम कहेंगे चुनौतियां, यानी हमारे सामने चैलेंजेस हैं मित्रों। तो ये दोनों जो है आपको एक टेबल बनानी है और जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, वैसे ही आपको चलना है, तब आप इसको समझ पाएंगे। सबसे पहली बात कि विश्व में सर्वाधिक मेडिकल हॉस्पिटल यानी कि मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो हर वर्ष भारत के अंदर है और हर वर्ष 15,000 से ज्यादा डॉक्टर भारत तैयार करता है। ये आंकड़ा बढ़ गया है लेकिन सिलेबस 15,000 की बात कर रहा है। मैं सिलेबस के साथ हूं, मैं सिलेबस के साथ चलने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए सबसे पहले आप यहाँ पे ये चर्चा करेंगे कि विश्व में सर्वाधिक मेडिकल हॉस्पिटल जो है वो भारत के अंदर है। विश्व में सर्वाधिक मेडिकल अस्पताल, मेडिकल कॉलेज कह सकते हैं, है ना, मेडिकल कॉलेज कह दीजिए। विश्व में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज तथा प्रतिवर्ष 15,000 से ज्यादा डॉक्टर यहाँ पे तैयार होते हैं। ये भारत के लिए अच्छी बात है, उपलब्धि हमारी सकारात्मक पहल है, सकारात्मक पक्ष कह सकते हैं हम इसको। हाँ, यहाँ पर सकारात्मक पक्ष लिख देंगे, पहल की जगह पक्ष ज्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से, सकारात्मक पक्ष लिख दीजिए। तो सकारात्मक पक्ष ये कि भारत के अंदर ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं, हम डॉक्टर बहुत ज्यादा तैयार करते हैं। ये आंकड़ा कभी 15,000 की बहुत ज्यादा पार चला गया। दूसरी अगर देखें कि 1950 की अगर बात करें तो भारत में 2,717 हॉस्पिटल थे, लेकिन अभी 2020 चल रहा है। आंकड़े जो है वो 2010 के दिए हुए हैं, उसमें लगभग 18,000 से ऊपर हॉस्पिटल है, तो हम उसकी संख्या ज्यादा यहाँ बढ़ा के लिख सकते हैं। तो दूसरा है अस्पतालों की संख्या। अस्पतालों की संख्या में आप लिख सकते हैं कि जब 1951 की बात हो रही है, 1951 की, 1950-51 की, जब आपके पास सिर्फ 2,717 अस्पताल थे, लेकिन अभी हम 2010 के आंकड़े अगर देखिए, क्योंकि अभी 2020 चल रहा है लेकिन 2010 के आंकड़े उसमें दिए हैं, तो आपके पास 18,000 से अधिक अस्पताल हैं। हालांकि आंकड़ा बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य दशाओं का एक मजबूत पक्ष रखते हैं। तीसरी बात अगर देखें
तो भारत में बहुत बड़ी संख्या से विदेशों से लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं, जिसको आप चिकित्सा पर्यटक कहते हैं। देखिए पर्यटक कौन होता है? टूरिस्ट, जो कहीं घूमने जाते हैं, लेकिन वो लोग जो यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं उनको हम मेडिकल टूरिस्ट कहेंगे, यानी कि चिकित्सा पर्यटक। तो यहां पर आप लिख सकते हैं तीसरा कि भारत में बड़ी संख्या में चिकित्सा पर्यटक आते हैं, मेडिकल टूरिस्ट, चिकित्सा पर्यटक। तो इलाज करवाने तभी आएंगे जब आपके यहां पे कुछ न कुछ अच्छा इलाज होता होगा। तो ये हमारा एक मजबूत पक्ष है। चिकित्सा पर्यटक आते हैं यहां के, यानी कि भारत के कुछ अस्पताल विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल हैं, विश्व के श्रेष्ठतम अस्पतालों में गिने जाते हैं। हम पढ़ रहे हैं भारत की स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत पक्ष, विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में। ये गर्व करने लायक बात है। सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर ज्यादा हैं, हॉस्पिटलों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पे लोग विदेशों से इलाज करवाने आते हैं। ये अच्छी बात है। दवाइयां निर्माण, भारत विश्व के अंदर दवाइयां निर्माण करने में पहले 4 देशों में आता है, और हम लोग दवाइयों को बाहर बेचते भी, यानी कि एक्सपोर्ट भी करते हैं, निर्यात भी कहते हैं। तो यहां पर देखिए भारत दवाइयों के निर्माता देशों में अग्रणी, यानी कि आगे हैं। पहले 4 देशों में हमारी गिनती होती है। यहां से दवाइयां विदेशों में भी भेजी जाती हैं। और आपको याद होना चाहिए, थोड़े ही दिनों पहले हमने अमेरिका जैसे देश को भी दवाइयां दी है कोविड-19 से लड़ने के लिए। बहुत सारे देश हैं जिनको हमने अभी इस क्राइसिस के अंदर, इस चुनौतीपूर्ण माहौल में दवाइयां उपलब्ध करवाई है। ये सकारात्मक पक्ष है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हमारे सामने। अब चैलेंजेस क्या? देखिए, सबसे पहले हम ग्रामीण भारत से शुरू करते हैं। ज्यादातर डॉक्टर शहरों में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, इसलिए ग्रामीण भारत जो है वो थोड़ा सा डॉक्टरों के मामले में सूखा है। सूखा मतलब वहां पर डॉक्टरों की कमी है। तो यहां पर शुरुआत यहां से करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी है। ज्यादातर डॉक्टर शहरों में सेवाएं देते हैं। देखिए, ज्यादातर डॉक्टरों की इच्छा होती है कि हम सिटीज के अंदर सेवाएं दें। कोई भी यदि आप भी डॉक्टर बन जाए, मान लो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, मेरी सिटी में पोस्टिंग होनी चाहिए, नहीं मैं शहर में रहूं, लेकिन गांव को कौन देखेगा? तो ये हमारे सामने चैलेंज है। इसके अंदर हमें काम करना होगा। हालांकि आज गांवों की स्थिति काफी अच्छी हो गई है, ज्यादातर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ वहां पे अवेलेबल है, लेकिन फिर भी ये चैलेंज तो है हमारे सामने। सबसे पहले हमें इसको देखना होगा। जो दूसरी बात है कि टीबी और मलेरिया जैसे कुछ ऐसे रोग है जिनके ऊपर हमें अभी बहुत काम करना है, और वो हमारे सामने एक चुनौती के जैसे खड़े। तो हम ये जो टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जिसको कहते हैं, क्षय रोग किसको कहते हैं, टीबी और मलेरिया आज भी हमारे लिए एक चुनौती है। टीबी मलेरिया जैसी बीमारियां आज भी हमारे लिए एक चुनौती है। हमने उसके ऊपर काम किया है, अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी हम पूर्ण रूप से इसको नष्ट नहीं कर पाए हैं। हालांकि टीबी के अंदर तो अभी आज डॉट्स से उसका इलाज संभव है, लेकिन फिर भी हमें इसके ऊपर और सोचना होगा। ये हमारे लिए एक चैलेंजेज है। हम पढ़ रहे हैं भारत के सकारात्मक पक्ष और चैलेंजेज, यानी चुनौतियां क्या हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है अभी वो आ रही है, जो चैलेंज हमारे सामने, कि सामान्य आदमी को, यानी कि सामान्य वर्ग, सामान्य जनता को स्वच्छ पानी, सुरक्षित पेयजल पूर्ण रूप से हम उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं।
पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं। बहुत जगह पानी की समस्या है, गंदा पानी आता है, उससे ज्यादा बीमारी होती है। और 21% जो बीमारियां हैं वो जल जनित हैं। आंकड़े ये कहते हैं 21% बीमारियां जल जनित हैं, यानी कि 21% बीमारियां, 21% जो बीमारियां हैं वो पानी से होती हैं, जल जनित है। उसके कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे हैजा। हैजा एक जल जनित जिसे आप कॉलेरा कहते हैं। जैसे कि पेट के कीड़े एक सामान्य बीमारी है, अब बच्चों के अंदर ज्यादा होती है। हेपेटाइटिस है, पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस आदि, ये सारी बीमारियां हैं वो पानी से होती है। और पानी भी कैसा, गंदा पानी हो तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि पानी उपलब्ध करवाना। देखिए आर्टिकल 21 तो कहता है जीवन की स्वतंत्रता, यदि पानी नहीं मिलेगा तो जीवन तो खतरे में ही है। ये एक चैलेंज है। इससे जो कम्युनल डिजीज यानी कि संचारणीय बीमारियां हैं वो ज्यादातर पानी द्वारा फैलती हैं। संचारणीय की, जिसका संचार एक माध्यम से दूसरे माध्यम के द्वारा व्यक्तियों के अंदर फैलता है। संचारणीय बीमारियां, ये शब्द संकलन भी दिया हुआ है। संचारणीय बीमारियां पानी से फैलती है, यानी विषैले गंदे पानी से। साफ पानी होगा तो नहीं फैलेगी, लेकिन ये हमारे सामने चुनौती है कि हम अभी साफ पानी सभी को उपलब्ध नहीं करवा पाए। भारत के बहुत सारे इलाके जैसे जहां पे गंदे पानी पीना पर लोग मजबूर हैं। कैसे इसको इस चुनौती से पार पाया जाए, ये सरकार के सामने चैलेंज है। इसके बड़ा चैलेंज है कि भारत के आधे से ज्यादा बच्चे जो है वो संतुलित भोजन नहीं कर पा रहे, उनको अच्छा पोषण नहीं मिल रहा है, वो कुपोषण के शिकार हैं। आधे से अधिक बच्चों को संतुलित पोषण और भोजन नहीं मिल पा रहा है। भारत में आधे से अधिक बच्चों को संतुलित भोजन यानी कि बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन और पोषण नहीं मिल पा रहा है। पोषण नहीं, ये भी हमारे सामने चैलेंज है। भोजन नहीं दे पा रहे हैं, पोषण नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा? हेल्थ की जो सर्विसेज है उसमें हम आगे अच्छा कैसे करेंगे? देखिए इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले तो हमने अनुच्छेद 21 की बात की। हमारा चैप्टर यहां से शुरू हुआ। स्वास्थ्य का मतलब क्या है? ये स्वास्थ्य का मतलब हमने बताया, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको क्या क्या चाहिए? अच्छा पानी चाहिए, भोजन चाहिए, तनाव मुक्त जीवन चाहिए, अच्छी हवा चाहिए। उसके बाद में जो सिलेबस के अनुसार दिया है कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की सकारात्मक पक्ष क्या क्या है और हमारे सामने चुनौतियां क्या क्या है। इसके तहत हमने 4 बिंदुओं के तहत चर्चा की। चारों बिंदुओं में अलग अलग फैक्ट्स लिए हैं। ये हमारे सामने चैलेंजेस हैं। गांवों में डॉक्टरों की कमी है, टीबी मलेरिया जैसी बीमारियां अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, अच्छा पेयजल अब उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, 21% बीमारियों का यहाँ जिक्र हुआ है। फिर कम्युनल डिजीज यानी कि संचारणीय बीमारियां जो अनेक माध्यम जैसे हवा पानी के द्वारा फैलती हैं। फिर आपको देखिए बच्चों को संतुलित भोजन नहीं मिल पा रहा है, ये हमारे सामने चैलेंज है। चैप्टर की शुरुआत हो गई है। देखिए चैप्टर आपके जीवन से संबंधित है। ऐसा लगता है जैसे हम खुद इस चीज को महसूस कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो इस चैप्टर के आने वाले वीडियो में हम और भी जो अगले वाले टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे।